आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ललित विस्तर सूत्र के पन्नों में छिपे उस प्राचीन गणित और 64 लिपियों के रहस्य को डिकोड करने वाले हैं, जिसका स्केल सच में आपके होश उड़ा देगा। ये सिर्फ कोई आम धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध को अपनी शिक्षा के दौरान कितनी बड़ी संख्या गिनने का चैलेंज दिया गया था? जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा नंबर जिसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 421 शून्य हो। दिमाग चकरा गया ना? जी हाँ, टेक्स्ट के मुताबिक सिद्धार्थ को 10 की घात 145 यानी 10 टू द पावर 145 तक की गिनती करने को कहा गया था। आज के एडवांस्ड साइंस और एस्ट्रोनॉमी में भी इतने बड़े नंबर्स रेयरली यूज होते हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्राचीन भारतीय गणित की पहुंच और सोच कितनी असाधारण थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस विशालकाय संख्या के लिए सिर्फ कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं था, बल्कि बाकायदा इसका एक प्रॉपर डेडिकेटेड नाम दिया गया था, ध्वज निशामणी। मतलब उस दौर में भी गणितीय अवधारणाओं को लेकर कितनी गहरी और स्ट्रक्चर्ड समझ थी, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अगले बड़े खुलासे की तरफ पढ़ने से पहले जरा इस सोर्स को समझ लेते हैं। ललित विस्तर सूत्र दरअसल ईसा के बाद 3री शताब्दी का एक महायान बौद्ध ग्रंथ है। इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई विद्वानों ने मिलकर तैयार किया था। कुल 27 अध्यायों में इसमें गौतम बुद्ध की जीवन लीलाओं का बहुत ही भव्य और विस्तृत वर्णन मिलता है। अब आते हैं हमारे मेन फोकस पर। अध्याय 10 सिद्धार्थ की 64 लिपियां, जिसका उपशीर्षक है लिपिशाला समदर्शन परिवारता। इसी चैप्टर में उन 64 अलग अलग लिपियों की पूरी लिस्ट है जो सिद्धार्थ ने गुरुकुल में अपने गुरुओं से सीखी थी। इन 64 लिपियों की इस लंबी चौड़ी लिस्ट को अगर हम लॉजिकली देखें तो ये दो मेन कैटेगरीज में बंट जाती हैं। एक तरफ है मानव और क्षेत्रीय लिपियां, जो हमारी इसी दुनिया यानी पृथ्वी से जुड़ी हैं, और दूसरी तरफ है पौराणिक और दैवीय लिपियां, जिनका कनेक्शन सीधे ब्रह्मांड और अलौकिक लोकों से है। तो पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी की, मानव और क्षेत्रीय लिपियां, प्राचीन विश्व में सांसारिक ज्ञान। चलिए देखते हैं कि ये ग्रंथ उस समय की ज्योग्राफिकल और कल्चरल अवेयरनेस के बारे में हमें क्या बताता है। हिस्ट्री के नजरिए से देखें तो इस लिस्ट में शामिल कई लिपियां 3री शताब्दी या उससे पहले के दौर में काफी वेल डॉक्यूमेंटेड थीं, जैसे कि ब्राह्मी और खरोष्टी। ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही अंग, वंग, मगध, द्राविड़ और यहाँ तक कि चीन और हुण जैसी स्पेसिफिक क्षेत्रीय लिपियों को भी इसमें बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से शामिल किया गया है। और बात सिर्फ मेन ट्रेड या कल्चरल सेंटर्स तक ही सीमित नहीं थी। इस ग्रंथ के संकलनकर्ताओं को पृथ्वी के सीमांत क्षेत्रों की भी गजब की नॉलेज थी। पुष्करासारी और दाक्षिण्य जैसी रीजनल लिपियों के साथ साथ आपको किरात, दरद, खाश्य और लून जैसी खाना बदोश या बॉर्डर पर बोली जाने वाली लिपियों का भी पूरा जिक्र मिलता है। यहाँ एक और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। इनमें से कई संसारिक लिपियां ना बहुत ही फंक्शनल और पोजिशनल पर्पस के लिए डिजाइन की गई थीं। उदाहरण के लिए संख्या लिपि और गणनावर्त लिपि को देखिए, ये साफ तौर पर अकाउंटिंग या नंबर्स के लिए थीं। वहीं अनुलोम लिपि या अवमूर्ध लिपि जैसी लिपियां ये बताती थीं कि उन्हें किस डायरेक्शन में लिखा जाना है। ये प्राचीन लेखन कला की गहरी तकनीकी समझ को दर्शाता है। इसी सांसारिक ज्ञान की लिस्ट में कुछ बेहद ही जटिल और स्कॉलरली लिपियों का भी एक पूरा सेट है, जैसे मध्याक्षर विस्तर लिपि या द्विरुत्तर पद संधि लिपि। नाम सुनकर ही लग रहा है ना कि ये कोई आम बोलचाल की लिपियां नहीं थीं। बिल्कुल, ये गुरुकुल सिस्टम के अंदर व्याकरण, फिलॉसफी और शास्त्रार्थ के गहरे नियमों से जुड़ी हुई थीं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, पौराणिक और दैवीय लिपियां, बौद्ध साहित्य का ब्रह्मांडीय पैमाना। यहाँ से ये 10वां अध्याय अचानक से अपना स्केल बहुत बड़ा कर लेता है और हमें एक फैसिनेटिंग ब्रह्मांडीय नजरिया दिखाता है। ये क्लासिफिकेशन असल में उस प्राचीन बिलीफ सिस्टम का एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव व्यू हमारे सामने रखता है, जहाँ कॉस्मोलॉजी के हर प्राणी वर्ग की अपनी खुद की एक यूनिक लिपि है। देवताओं के लिए देवलिपि, आत्माओं के लिए यक्ष लिपि, संगीतकारों के लिए गंधर्व लिपि, और ऐसे ही पौराणिक जीवों के लिए जैसे सर्पों की नाग लिपि, पक्षी मानवों की गरुड़ लिपि और राक्षसों के लिए असुर लिपि। और सुनिए, ये लिस्ट सिर्फ जीवों तक लिमिटेड नहीं है। ये टेक्स्ट लिपियों को अलग अलग ब्रह्मांडीय जोन्स के हिसाब से भी कैटेगराइज करता है। पृथ्वी के देवताओं की भौमदेव लिपि, स्पेस के देवताओं की अंतरिक्ष देव लिपि
और तो और प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान के उन विशाल पौराणिक महाद्वीपों की लिपियां, जैसे उत्तर कुरु द्वीप और पूर्व विदेह। और फाइनली ये लिस्ट उन लिपियों पर जाके खत्म होती है जिनका सीधा कनेक्शन नेचर, एलिमेंट्स और कॉस्मिक कॉन्सेप्ट से है। जानवरों के लिए मृगचक्र लिपि, समंदर के लिए सागर लिपि, और सबसे अमेजिंग तो वो लिपियां हैं जो सर्वज्ञता को दिखाती हैं, जैसे धरणी प्रेक्षिणी लिपि और सर्वरुत संग्रहणी लिपि, जिसका मतलब है एक ऐसी लिपि जो इस पूरे ब्रह्मांड के हर जीवित प्राणी की आवाज को दर्ज करने की क्षमता रखती है ना कमाल? निष्कर्ष और ऐतिहासिक महत्व, ललित विस्तर सूत्र की समझ। अब इन स्पेसिफिक नामों से थोड़ा पीछे हटकर जरा इस पूरी पिक्चर को देखते हैं। आखिर इन 64 लिपियों को एक ही जगह कंपाइल करने का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि इस टेक्स्ट को कई लोगों ने मिलकर तैयार किया था, इसलिए ये एक बहुत बड़े रिपोजिटरी की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ हमें तीसरी शताब्दी की असल भाषाई डाइवर्सिटी और रीजनल नॉलेज दिखाता है, बल्कि ये उस दौर की एक ऐसी बेमिसाल पौराणिक कल्पनाशीलता को भी कैप्चर करता है जहां भाषा की कोई सीमा नहीं थी। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ जाता है। कठोर संसालिक नॉलेज को असीम ब्रह्मांडीय पौराणिक कथाओं के साथ इस तरह मिलाना हमें प्राचीन शिक्षा के वर्ल्ड व्यू के बारे में क्या बताता है? इससे पता चलता है कि उस समय ज्ञान को सिर्फ इंसानी दुनिया तक सीमित नहीं माना जाता था, बल्कि उसे पूरे ब्रह्मांड से जोड़कर देखा जाता था। और यही नजरिया इन प्राचीन ग्रंथों को समझने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देता है।